पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने ईस्वी 1564 में ग्वालियर, नरवर, मांडू तथा सारंगपुर आदि के जंगलों में हाथियों को पकड़ने के लिए विशाल अभियान आयोजित किए। अकबर का यह हाथी प्रेम अकारण नहीं उमड़ा था, न वह मनोरंजन अथवा कौतूहल का विषय था। अकबर पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था, जिसके लिए उसे हाथियों की एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। वह शीघ्र ही रणथंभौर तथा चित्तौड़ के अजेय दुर्गों के विरुद्ध अभियान करने की योजना बना रहा था। इसके लिए अकबर तेजी से अपने सैनिक संसाधन बढ़ा रहा था। उसी की पूर्ति के लिए अकबर ने हाथी पकड़ने के लिए ये विशाल अभियान चलाए थे। ईस्वी 1565 में अकबर ने आगरा के दुर्ग को मजबूत बनाने का काम आरंभ किया। आगरा में यमुना जी के पूर्वी तट पर एक प्राचीन दुर्ग सैकड़ों साल से मौजूद था। अकबर ने इसके चारों तरफ एक मोटी प्राचीर बनवाई। अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्ग के चारों ओर 3 गज मोटी दीवार बनाई गई, जिसमें तराशे हुए पत्थर काम में लिए गए। इस प्राचीर में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए गए। प्रतिदिन 3 से 4 हजार कारीगर एवं मजदूर इस दुर्ग के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार पर लगाए गए। 8 साल की अवधि में यह कार्य पूरा हुआ। अबुल फजल ने इस दुर्ग के जीर्णोद्धार के विवरण में जमकर झूठ बोला है। वह लिखता है कि पुराने दुर्ग को ढहाकर नया दुर्ग बनाया गया। यह बात सही नहीं है। केवल कुछ पुराने निर्माण ही ढाए गए थे एवं उनके स्थान पर कुछ नए भवन, जलाशय एवं बगीचे बनाए गए थे। अबुल फजल ने लिखा है कि इसे पूरा करने में 8 साल लगे। वस्तुतः दुर्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य 4 दीवारी बनने के साथ ही पूरा हो गया था, जिसमें अधिक समय नहीं लगा था। दुर्ग के भीतर छोटे बड़े निर्माण अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर एवं शाहजहां के काल में भी होते रहे थे। फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि आगरा दुर्ग के जीर्णोद्धार के बाद अकबर एक मजबूत स्थलीय दुर्ग का स्वामी हो गया था, जिसमें वह अपने हरम को सुरक्षित रख सकता था। इससे पहले कि अकबर चित्तौड़ अथवा रणथंभौर के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ करता, उजबेगों ने बगावत का झंडा बुलंद करके अकबर की योजनाओं पर कुछ समय के लिए विराम लगा दिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि उजबेक मुगलों के परंपरागत दुश्मन थे। जब बाबर समरकंद का शासक था, तब उजबेक नेता शैबानी खां ने बाबर से न केवल समरकंद का राज्य छीना था, अपितु बाबर सहित समस्त तैमूरी बादशाहों को ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र खाली करने पर विवश किया था। फिर भी समय के साथ कुछ उजबेकों ने मुगलों की नौकरी करनी आरंभ कर दी थी। हुमायूं की सेना में अली कुली खां नामक एक उजबेक सेनापति रहा करता था तथा उसके परिवार के बहुत से पुरुष मुगलों की सेवा में आ गए थे। जब हुमायूं ने दूसरी बार भारत पर आक्रमण किया था, तब अली कुली खां उसके साथ भारत आया और उसने हुमायूं को भारत पर अधिकार करने में बड़ा सहयोग दिया। इसलिए हुमायूं ने उसे खाने जमा की उपाधि दी थी तथा उसे जौनपुर का गवर्नर बनाया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अली कुली खां अकबर की सेवा करने लगा, किंतु ईस्वी 1565 में उसे जौनपुर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा हुई। अब्दुल्ला खां उजबेक, इस्कंदर खां उजबेक, अली कुली खां का भाई बहादुर खां और चाचा इब्राहिम खां उजबेक भी अली कुली खां के साथ हो लिए। जब अकबर ने अली कुली खां का दमन करने के लिए सेना भेजी तो उजबेक अमीरों ने शाही सेना का सामना किया, किंतु उजबेक सेना मुगलों से पराजित होकर जौनपुर से नीमासर की ओर भाग गई
जो अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। जब मुगल सेना उज़्बेकों के पीछे नीमा सर गई तो उज़्बेकों ने संधि का प्रस्ताव रखा। अकबर के इतिहास में इसी समय राजा टोडरमल का नाम सबसे पहले आता है। वह इस अभियान में शामिल था और उसने उन मुगल अधिकारियों का विरोध किया जो उज़्बेकों से संधि करना चाहते थे। इस पर अकबर को स्वयं मैदान में आना पड़ा। वह मई 1565 में यमुना जी को पार करके कालपी होते हुए प्रयाग पहुंचा तथा उसने मानिकपुर में छावनी बनाई। इस पर उज़्बेकों को भी फिर से मोर्चा बांधना पड़ा। वे पटना के निकट हाजीपुर में एकत्रित हो गए, जहां गंगा जी और गंडक नदी की धाराएं रक्षा पंक्ति का काम करती थीं। आसफ खां को भी सेना लेकर आने के आदेश दिए गए, जो कुछ दिन पहले ही चौरागढ़ की रानी दुर्गावती का दमन करके अपने सूबे गढ़ा में लौटा था। आसफ खां की सहायता से अली कुली खां आदि उज़्बेकों का दमन कर दिया गया। अली कुली खां अपनी मां के साथ बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने बादशाह को वचन दिया कि वह कभी बादशाह के विरुद्ध हथियार नहीं उठाएगा तथा गंगा जी को पार करके कालपी की तरफ नहीं आएगा। इस विजय के बाद बादशाह अकबर जौनपुर लौट आया। चूंकि इस अभियान में आसफ खां ने बहुत बहादुरी दिखाई थी, इसलिए अकबर ने उसे मुगल सेनापति बना दिया, किंतु इसके कुछ दिन बाद ही आसफ खां ने भी बगावत कर दी। आसफ खां द्वारा बगावत किए जाने के कारणों की चर्चा हम अगली कड़ी में विस्तार से करेंगे। इस कड़ी को उज़्बेकों के विद्रोह पर केंद्रित रखेंगे। खाने जमा ने अकबर को वचन दिया था कि वह गंगा जी के दूसरी तरफ रहेगा तथा गंगा जी को पार करके कालपी की तरफ नहीं आएगा। 2 साल तक यह स्थिति बनी रही, किंतु खाने जमा अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि यदि आसफ खां ने ऐन वक्त पर बादशाह अकबर की सहायता नहीं की होती तो खाने जमा की पराजय नहीं हुई होती। किंतु अब आसफ खां भी बादशाह से बगावत कर चुका था, इसलिए खाने जमा ने आसफ खां से मेल कर लिया तथा ईस्वी 1567 में एक बार फिर से बगावत कर दी। उसने अपनी सेना को गंगा नदी पार करके कालपी पर आक्रमण करने के आदेश दिए। जब अकबर को यह सूचना मिली तो वह भी एक सेना लेकर तेज गति से चलता हुआ मानिकपुर के घाट पर पहुंचा। उस समय उज़्बेकों का शिविर गंगा जी के दूसरी तरफ सकराबल अथवा मखरावल गांव में लगा हुआ था। मानिकपुर पहुंचते ही अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिए कि इस समय गंगा जी पार करके अली कुली खां के शिविर पर हमला किया जाए। अकबर का अनुमान था कि उज़्बेकों को इस बात का अनुमान भी नहीं होगा कि अकबर की सेना इतनी जल्दी उज़्बेकों तक पहुंच सकती है। अकबर की योजना थी कि वह उज़्बेकों के शिविर पर तब हमला बोले जब अली कुली खां तथा उसके साथी शराब के नशे में धुत पड़े हों। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर अपने हाथी पर चढ़कर गंगा जी में कूद गया। यह बड़ी ही खतरे की बात थी, किंतु अकबर को उसकी परवाह नहीं थी। उसके साथ 1000-1500 सैनिक भी गंगा जी में कूद पड़े। अकबर का अनुमान ठीक निकला। खाने जमा और उसके साथी उज़्बेक अमीर शराब पीकर बेसुध पड़े थे। कोई संतरी भी शिविर की पहरेदारी नहीं कर रहा था। मुगल सेना उज़्बेकों के शिविर में घुस गई। अली कुली खां उसी समय मार डाला गया। बहादुर खां को कैद करके उसका सिर काट दिया गया। अली कुली खां के बहुत से साथियों को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाकर मरवाया गया। उस समय अधिकांश उज़्बेक सैनिक शराब के नशे में धुत थे। जब शिविर में शोर हुआ तो बहुत से उज़्बेक सैनिकों का नशा उतर गया और वे शिविर छोड़कर भाग गए।
इस पर अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि जो कोई मुगल सैनिक तुरानी सैनिकों के सिर काट कर लाएगा उसे सोने की एक अशर्फी तथा एक हिंदुस्तानी रुपया दिया जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सकराबल गांव का नाम बदलकर फतेहपुर कर दिया। इसके बाद अकबर प्रयाग और बनारस गया। इन दोनों नगरों पर उज्बेकों का अधिकार था। उन्होंने नगरों के फाटक बंद कर लिए। इसलिए अकबर ने इन दोनों नगरों को लूटने के आदेश दिए। खाने जमा की जागीर खान खाना मुनीम खां को दे दी गई। इस प्रकार उज्बेकों के विद्रोह का अंत हो गया। अगली कड़ी में देखिए, रानी दुर्गावती के खजाने को पचा नहीं सका आसफ खां। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।